Assalamu alaikum. Today now we will start our next lecture, which is on chest compressions. In chest compressions, we'll show you where the chest compressions have to be done, what are the different finger techniques, what's the rate, and what's the depth, and when you start it. तो इसमें हम आपको बताएंगे कि चेस्ट कंप्रेशन कब शुरू करनी है, क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी है, और एक फिंगर टू फिंगर्स टेक्निक और थंब टेक्निक क्या है, और इसी तरह कितनी कंप्रेशंस करनी है और उसके बाद क्या एक्शन लेना है। तो हम मूव करते हैं अपने पहले उसको इस लेक्चर में इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कि कब हमने चेस्ट कंप्रेशंस करनी है, और फिर हमने देखना कैसे है कि ये कंप्रेशंस ठीक हो भी रही हैं या नहीं, और फिर कंप्रेशंस और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, और कब चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप करनी है। नॉर्मली हमारा एम ये होता है कि हार्ट रेट हम इतना ही चलाएं जितना कि नॉर्मल न्यूनेट का रेट है, जो कि रफली 100 to 120 होता है, ठीक है। और चेस्ट कंप्रेशन के रेशियोज जो हैं वो तकरीबन 3 to 1 होते हैं न्यूनेट में, जो कि एडल्ट से डिफरेंट हैं, जो BLS से डिफरेंट हैं, क्योंकि न्यूनेट का अपना अलग से रिदम है, ठीक है। तो चेस्ट कंप्रेशन से क्या इफेक्ट होगा? चेस्ट कंप्रेशन से ये इफेक्ट है कि टेम्परली हम सर्कुलेशन इंप्रूव कर लेंगे, और इसके साथ साथ वेंटिलेशन मस्ट है। अकेले चेस्ट कंप्रेशंस नहीं की जाती, बल्कि वेंटिलेशन, इफेक्टिव वेंटिलेशन जिसको मैं कहूँगा, वो आपने साथ करनी है। अगर आप इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं करेंगे, जिसमें चेस्ट मूव ना कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपके अकेले कंप्रेशंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इसके साथ याद रखिए, हमेशा 100% ऑक्सीजन देनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जब भी चेस्ट कंप्रेशंस तक सिलसिला चला जाए, तो फिर आपको 100% ऑक्सीजन यूज करनी है, 21% नहीं यूज करनी है, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं बेबी के काफी सीरियस हो चुके हैं कि उसको अब चेस्ट कंप्रेशन चाहिए, तो इसलिए आप उधर 100% ऑक्सीजन करेंगे। तो कब करनी है चेस्ट कंप्रेशंस? चेस्ट कंप्रेशंस उस वक्त की जाती हैं कि अगर आपने बेबी का हार्ट रेट चेक किया है, और आपने एक दफा उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे थे, लेकिन हार्ट रेट उसका ड्रॉप हो गया है, या पहले ज्यादा था और अब ड्रॉप हो गया, या आपकी फर्स्ट अस्कल्टेशन बेबी पर द मोमेंट बेबी पैदा हुआ है और आया और उसका हार्ट रेट बिलो 60 था। तो कोई भी रीजन हो, अगर उसका हार्ट रेट एक दफा बिलो 60 हो, तो इसका मतलब है कि ही नीड्स द बेबी नीड्स चेस्ट कंप्रेशंस। तो लेस देन heart rate below 60 seconds despite a positive pressure ventilation of 30 seconds means that this baby needs chest compressions, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप एक लाइफ सिनेरियो को भी कंसिडर करें, एक बेबी आया है, आप खड़े हैं, और द मोमेंट आपने देखा है कि बेबी का हार्ट रेट बिलो 60 था, तो आपने फौरन उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और साथ चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देनी है। इमीडिएटली इंटुबेशन इसलिए नहीं हो सकती कि अक्सर इंटुबेट करने में टाइम लगता है, लारिंजियल मास्क भी अगर आपको चाहिए हो, तो वो भी लाने में टाइम लगेगा, तो हमने वो टाइम ज़ाया नहीं करना। तो हमारे पास तकरीबन 30 सेकंड्स की विंडो है कि अगर हार्ट रेट बिलो है, आप फौरन उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करें और चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दें। क्योंकि अगर 30 सेकंड गुजर गए हैं, इतने टाइम में आपने अनाउंस कर दिया अपने सारे स्टाफ को कि भाई इसका हार्ट रेट बिलो 60 है, मैं इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहा हूं, आप फौरन लेरेंजियल मास्क या ईटी ट्यूब अवेलेबल करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि ईटी ट्यूब का हो, क्योंकि आमतौर पर अगर 30 सेकंड गुजर जाएं, तो आपने एक ईटी ट्यूब डालना इज अ मस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो कंप्रेशन ऑफ हार्ट से क्या होगा, ठीक है। हम जब हार्ट को कंप्रेस करते हैं, हम उसको बेसिकली कंप्रेस करते हैं अगेंस्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, जो आपकी स्पाइन की बोन्स है, वर्टिब्रा है, उसके अगेंस्ट उसको स्क्वीज करते हैं। उससे क्या होता है, इंक्रीज इंटरथोरेसिक प्रेशर, और ब्लड जो है वाइटल ऑर्गन जो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका ब्रेन, उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें वीडियो को, तो आपको अंदाजा हो जाए कि क्या हो रहा है। देखें, ये आपने कंप्रेशन की, चेस्ट देखें, ब्लड गया, या आपने प्रेशर दिया, ब्लड फिरे, और ये सर्कुलेशन इससे हो रही है, ठीक है ना। देखें ना, आपने कंप्रेस किया, 3 कंप्रेशन दी, और उधर से वेंटिलेशन हुई, तो ये आप बेसिकली इस जगह स्पाइन है, आप उसको स्क्वीज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताना जरूरी था कि लोगों को पता चले कि चेस्ट कंप्रेशन से क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम पंप को आर्टिफिशियली चला रहे हैं ताकि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करे।
जब तक हार्ट रेट उसका ऊपर इम्प्रूव न, क्योंकि अगर हमने उसको इम्प्रूव कर भी दिया और लेट हो गया तो ब्रेन को अगर इंजरी हो गई तो वो तो फिर नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो उसमें ये है कि चेस्ट कंप्रेशंस पर आमतौर पर 2 लोग चाहिए होते हैं, एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी चेस्ट कंप्रेशंस करेगा और एक आदमी या एक जो आपका प्रोवाइडर है वो साथ उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं। इसमें आपको सिर्फ बताया गया कि 2 लोग मौजूद हैं। एक जो है उसने बैक एंड, याद रखें, जो कि फेस की तरफ होगा, हेड एंड की तरफ वो इधर रेसिस्टोली के ऑपोजिट खड़ा होगा, जबकि दूसरा राइट साइड पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या लेफ्ट साइड पर डिपेंडिंग कि वो लेफ्ट ही है या राइट ही है, लेकिन वो उस तरफ खड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें 2 टेक्निक्स हैं, थंब टेक्निक जो कि प्रेफर्ड टेक्निक है और फिंगर टेक्निक है। ठीक है, थंब टेक्निक जो है वो आपको तरीका भी दिखाते हैं, वो उससे आप कंप्रेशन अच्छी कंट्रोल कर सकते हैं और लेस टायरिंग है, लेकिन बेहतर टेक्निक जो है वो थंब ही है। फिंगर टेक्निक, अगर किसी के हाथ बहुत छोटे हों और इंसर्कल ना कर सकता हो हैंड से चेस्ट को पूरा, तो फिर आप इसको फिंगर टेक्निक से यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें खाली ये फायदा है कि इसमें आप अम्बिलिकल कॉर्ड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई मेडिकेशंस वगैरह देनी है। ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें, तो किस जगह आपने अपनी फिंगर्स रखनी है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स को नहीं पता कि फिंगर्स रखनी कहाँ पर है। तो उसको लोकेट करने के लिए अगर आप इस स्लाइड को देखें ओर से, तो दिस इज द टिप ऑफ द ज़िफी-स्टर्नम। ठीक है, दिस इज द टिप ऑफ द ज़िफी-स्टर्नम, सो यू विल फील द ज़िफी-स्टर्नम। अगर आप अपनी उंगलियां रिब केज पर या स्टर्नम पर आप अगर उसमें स्टर्नम पर फेरें और उसके एच पर पहुंचे तो आपको ज़िफी स्टर्नम मिलेगी। इस ज़िफी स्टर्नम से जरा सा ऊपर जो आपका एरिया है, जिसमें आप इमेजिनरी लाइन कनेक्ट कर लें, जैसे इस स्लाइड में बताया कि ये निपल्स हैं, तो निपल्स से यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन आप कनेक्ट करें, और ये जो ज़िफी स्टर्नम है इसके दरमियान ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया सारा है, जस्ट द लाइन, निपल लाइन कनेक्टिंग द टू निपल्स, इमेजिनरी लाइन पर यहाँ पर अबव द स्टर्नम यू कैन डू चेस्ट कंप्रेशन। सो दिस इज द चेस्ट कंप्रेशन एरिया। अगर मैं यहाँ कर पढ़कर भी आपको सुना दूं, प्लेस योर थम्स और फिंगर्स ऑन द स्टर्नम अबव द ज़िफाइड एंड ऑन अ लाइन कनेक्टिंग द निपल्स। तो ये एरिया है जहां पर आपने ज़िफी स्टर्नम से जरा ऊपर अपने थम्स या 2 फिंगर्स रखनी है। ठीक है, तो ये आप देखें कैसे, ये 2 फिंगर टेक्निक है, आप 2 फिंगर्स ओवरलैप भी कर सकते हैं और साथ-साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, और एक हाथ जो है आपका पीछे की तरफ सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, प्रेशर कितना देना है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है प्रेशर। आप तकरीबन प्रेशर जब देंगे तो रिकॉइल ऑफ द चेस्ट से चेस्ट वापस आएगा। प्रेशर देंगे जैसे इस आप तरीके में देखें कि आपने प्रेशर दिया है और फिंगर की पोजीशन देखें, बिल्कुल सेंटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टर्नम है, जबकि इस पिक्चर में देखें तो ये फिंगर जो है डिस्प्लेस्ड है और ये बेसिकली रिब को प्रेशर दे रही है। तो आपने प्रेशर का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रखना है वो रखना है स्टर्नम पर। सो दिस इज द करेक्ट टेक्निक एंड दिस इज नॉन करेक्ट टेक्निक, और इसके नुकसानात क्या हैं वो आपको अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ। अब हम अब इसमें आप देखें, इसमें 2 चीजें इस वीडियो में आपको नजर आएंगी। एक तो आप देखेंगे कि रिदम क्या है। अगर आपको याद हो, हमने जो लेक्चर किया था मिस्टर सोपा वाला, उसमें हमने बताया था कि जो रिदम है वो है ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। ये उस वक्त आप रिदम यूज करेंगे जब आप अकेला पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को मिक्स कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन के साथ, तो फिर रिदम एक बनेगा, और वो रिदम अब मैं आपको दिखाता हूं। ये अब आप पहले टेक्निक भी देखें, ये 3 कंप्रेशन इसने दी और एक स्क्वीज किया, 3 कंप्रेशन और एक स्क्वीज। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें अगर आप देखें तो इस रिदम को हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आपने 2 कंप्रेशंस वाली टेक्निक देख ली है। ठीक है, मैं आपको इसके बाद सिंगल की टेक्निक दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये सिंगल फिंगर्स, मतलब अपनी 2 फिंगर्स के साथ आप यूज करेंगे कैसे। ये इंडेक्स फिंगर आपने उसी पॉइंट पर रखी और उसको कंप्रेस किया, और दूसरा हाथ सपोर्ट भी रख सकते हैं, या नीचे हार्ड सरफेस हो वो भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इसकी स्क्वीज को देखें आप, ये अब 2 फिंगर टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें भी 3
एंड 1 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस रेट के साथ आपने करना है और क्या याद करना है, ठीक है। कितना आपने दबाना है इसके चेस्ट को, तकरीबन 1/3, ठीक। तो अगर आपका चेस्ट लेटरली चला गया है, अगर आपका चेस्ट जो है वो अब फिंगर जो है वो लेटरल हो गई, तो इससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा, तो अगर आपकी फिंगर्स लेटरली चली गई तो उससे क्या नुकसान होगा? तो उस तस्वीर में आप देखा, तो क्योंकि राइट साइड पर आपका है लिवर और लेफ्ट साइड पर आपका स्प्लीन, तो यू कैन डैमेज द लिवर और यू कैन डैमेज द स्प्लीन, या और यू कैन पंक्चर द लिवर और यू कैन ब्रेक द रिब्स, ठीक है। ज्यादा चांसेस जो है वो है लिवर इंजरी ना हो और ब्रोकन रिब्स ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं कि अब हमारी कोऑर्डिनेशन कैसी होगी वेंटिलेशन के। तो आपने देख लिया कि दो टेक्निक्स हैं, थंब टेक्निक, फिंगर टेक्निक, और अब हमने उसको कोऑर्डिनेट करना है उसके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ। तो क्या रिदम यूज करेंगे ये अब आप देखें। 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। तो ये आपने रिदम फॉलो करना है, ठीक है। 1 and 2 and 3 and breathe, मतलब जब 1 कहेंगे और एंड जब कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो रिकॉइल ऑफ चेस्ट हो रहा है। फिर 2 कहेंगे तो आपने फिर कंप्रेस करना है, और फिर जब एंड कहेंगे रिकॉइल होगा, और 3 करेंगे फिर रिकॉइल, फिर प्रेस करेंगे और रिकॉइल, और एंड ब्रीथ। तो अब आप देखें तो अब आपको समझ आएगी कि क्या है। दोबारा हम इसको देखते हैं क्योंकि ये रिदम सबको आना चाहिए। 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आप देखें तो ये 3 कंप्रेशन की साइकिल्स हैं। आपने 1 एंड 2 एंड 3, ये 3 कंप्रेशंस, और फिर उसके बाद एक आपने कहना है ब्रीथ, तो वहां से वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिवाइस यूज करेगा, जो एम्बू बैग भी हो सकता है, वो आपका टी पीस भी हो सकता है, वो आपका सेल्फ इन्फ्लेटिंग या फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रेट से हम कितना अचीव करते हैं, इस रेट से रफली अगर हम ये करेंगे तो हमने टोटल 120 इवेंट्स किया है, और हार्ट रेट जिसमें 90 रहेगा, और टोटल ब्रेथ 30 तक जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन का ये तरीका सीख लिया, तो मेरे ख्याल से ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब एक आप टीम में काम कर रहे होते हैं और आप अनाउंस कर देते हैं कि हार्ट रेट इज़ बिलो 60, तो टीम को पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और सारी टीम को पता होता है, सिर्फ आपको नहीं पता होता। तो दैट विल इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको, आपको अपनी नर्स या अपने टीएमओ को या अपने साथ डॉक्टर को ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई मुझे लेरिंगोस्कोप चाहिए या लेरेंजियल मास्क चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये नेक्स्ट स्टेप इसको ऑटोमेटिकली यही करना होगा, ठीक है। और आपने अब क्या करना है कि जब आपने चेस्ट कंप्रेशन उसकी कर लेनी है, अगर हार्ट रेट बिकम्स मोर देन 30, तो तब आपने इसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टॉप कर देनी है। लेकिन अगर चेस्ट कंप्रेशन आप कर रहे हैं और हार्ट रेट बिलो 60 ही रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देन यू हैव टू कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द मेडिकेशन स्टेप। आपने क्या मेडिकेशन देनी है वो फिर हम अगले लेक्चर्स में दिखाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको ज्यादा ये बताया कि पोजिशनिंग कि कितना प्रेस करना है, तकरीबन 1.5 इंच तक प्रेस करते हैं, और अगर न्यू बॉर्न से छोटा प्रीमेच्योर हो तो उसका और भी कम करते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच से ज्यादा कम, 1 इंच, 1.25 इंच कंप्रेशन हमने करनी है। जो बड़ा बेबी हो 1.5 इंच, या रफली 1/3 ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो जब भी अगर आप ये करने में ये कर रहे हो, तो आपने रेशो को तकरीबन यही रखना है, तकरीबन 30 ब्रीदिंग पर मिनट और 90 हार्ट रेट, ठीक है। अगर इस स्टेज पर आपने एक दफा ये साइकिल कर ली है, और फर्ज करें अगर आपने ईटी ट्यूब नहीं डाली थी पहली दफा में, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं थी और बेबी पैदा ही हुआ और आपने उसको शुरू कर दिया, तो इसके मतलब है कि आपने नेक्स्ट स्टेप में जब आप चेक करें और हार्ट रेट स्टेट बिलो 60, तो आपने डेफिनेटली इंटूबेट करना है। तो हमारे पास दो अब सिनेरियो आ गए। एक सिनेरियो ये था कि पेशेंट पैदा हुआ, आपने
इमीडिएटली उसको शुरू किया और 30 सेकंड गुजर गए और हार्ट रेट नहीं इंप्रूव हुआ तो आपने इंटूबेट अब करना है और सेकंड गो आपने फिर इंटूबेशन के साथ देनी है और हो सकता है आपको साथ अम्बिलिकल कैथेटर भी डालनी पड़े उसको एपिनेफ्रीन देने के लिए। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू दिस लेक्चर और वी विल डिस्कस द अदर नेक्स्ट लेक्चर इन कमिंग नेक्स्ट स्लाइड्स।